हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। हमारे पास एक एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। इसको हमने सॉल्व किया वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की हेल्प से और हमारा आंसर आया ₹174। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हमारा आंसर है वो बेस्ट आंसर है या इसे हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। फ्रेंड्स, यहां तक जो हमने आंसर निकाला है इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वो हम ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं यहां तक का, तो इस वीडियो के नीचे लिंक गिवन है, वहां पर आप उसे देख सकते हैं। नाम है उस वीडियो का वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इस वीडियो में हम इस आंसर को निकालने के बाद आगे की बात कर रहे हैं। यहां पर हमें अप्लाई करना है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जिसका नाम है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या कुछ लोग इसे यूवी मेथड भी बोलते हैं और शॉर्ट में इसे मॉडी या मोदी मेथड भी कहते हैं। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाने से पहले हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं। जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाती हैं उसके बाद ही हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन है कि इन द अबव सॉल्यूशन नंबर ऑफ एलोकेशंस शुड बी m + n-1 वेयर m stands for number of rows and n stands for number of columns। हमारे सॉल्यूशन के अंदर 3 रोज हैं, यानी कि m हमारे पास 3 हो गया और कॉलम्स 4 हैं, 1 2 3 4, तो n 4 हो गया। तो m 3 है, n 4 है, -1 यानी कि 3 + 4 - 1 = 6 एलोकेशंस होनी चाहिए। हमारे सॉल्यूशन में 6 एलोकेशंस होनी चाहिए। अब हम काउंट करते हैं एलोकेशंस। एलोकेशंस हमने बॉक्स में दे रखी हैं, जैसे हमारे देखिए 2 है, 1 है, 4 है, 1 है, 3 है, 4 है, जो बॉक्स के अंदर है ये हमारी एलोकेशंस हैं। इन्हें हमने काउंट किया तो ये 6 एलोकेशंस आ रही हैं। इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन है द एलोकेशंस आर इंडिपेंडेंट, दैट इज दे डू नॉट फॉर्म अ लूप। आइए समझते हैं कि लूप का मतलब क्या है। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लूप क्या होता है। तो देखिए एग्जांपल ऑफ लूप, अगर हम जो भी एलोकेशंस हैं उनको स्ट्रेट लाइन से, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर दें तो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो तो उसे हम लूप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर ऊपर हमने 4 एलोकेशंस को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो एक स्क्वायर बन गया, तो ये एग्जांपल है एक लूप का। देखिए एक और एग्जांपल, यहां पर नीचे 4 एलोकेशंस हैं, हमने उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, एक रेक्टेंगल की फॉर्म बन रही है, तो ये भी एग्जांपल एक लूप का है। तो सेकंड कंडीशन कहती है कि लूप नहीं बनना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए यहां अच्छी बात क्या है कि यहां पर हमारी जो भी एलोकेशंस है वहां पर कोई लूप नहीं बन रहा, तो हमारी जो दोनों ही कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही हैं। चूंकि हमारी 2 कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो हम लगाएंगे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करने हैं ui और vj, 2 वेरिएबल्स, और इक्वेशन बनानी है ui + vj = cij फॉर एलोकेटेड सेल्स ओनली, वेयर i = नंबर ऑफ रो एंड j = नंबर ऑफ कॉलम। तो आइए समझते हैं कि i और j क्या है। हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं, रो 1, रो 2, रो 3, 4 कॉलम्स हैं 1 2 3 और 4। इसके अलावा हमारे पास कॉस्ट है हर सेल के अंदर। तो अब हमें हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे C11, इसका मतलब है Cij, यहां पर i भी 1 है और j भी 1 है। तो Cij मतलब कॉस्ट ऑफ फर्स्ट सेल, कॉस्ट ऑफ
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर हम बात करें C12, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसी तरीके से हर सेल का एक एड्रेस है। अब यहां पर हमें इक्वेशन बनानी है हर एलोकेटेड सेल के लिए। देखिए जहां जहां हमने एलोकेशन किया है उसको मैंने येलो कलर शेड कर दिया सिर्फ इंडिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ भी कॉस्ट है हमारी, जैसे 10 है, 13 है, 12 है, 13 है, 12 है, 11 है, उसकी हमें बनानी है इक्वेशन UI प्लस VG इज इक्वल टू CIJ। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी। अब ये U1 प्लस V2 इज इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन में कैसे आया? 10 तो हमारी सेल की कॉस्ट है। U1 का मतलब UI है, ये UI मतलब किस रो की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो है तो यहाँ पर U1 हो जाएगा, प्लस V2 जो VJ है यहाँ पे, एक्चुअली J मतलब कॉलम, तो V2 का मतलब V सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 10। तो हमने हर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज लिख दी। अब हमें हर इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि हर U और हर V की वैल्यू आ सके। अब देखिए हर वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को 0 ले लेते हैं। किस वेरिएबल को? हम लेते हैं 0 U को, वो U जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। हमारे इन इक्वेशंस के अंदर देखिए U2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम U2 को 0 एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए अगर U1 2 बार रिपीट हो रहा है, U2 2 बार रिपीट हो रहा है, U3 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कोई भी ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में हम किसी भी U को 0 ले सकते हैं। हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर U2 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हमने 0 ले लिया। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के अंदर अगर U2 0 है तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 13। थर्ड इक्वेशन में U2 0 है, V3 की वैल्यू आ जाएगी 12। फोर्थ इक्वेशन में U2 0 है, V4 की वैल्यू आ जाएगी 13। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की इक्वेशन के अंदर पुट करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज यहां पर आ गई, U1 U2 U3 की और V1 V2 V3 V4 की। ये हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें कैलकुलेट करना है CIJ माइनस UI प्लस VJ फॉर नॉन एलोकेटेड सेल्स। फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पर ब्लैक शेड किया गया है वहाँ पर एलोकेटेड सेल्स हैं, यानी हमने कुछ गुड्स वहाँ पे सेंड किए हैं। तो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है येलो कलर के अंदर, वो सारे के सारे नॉन एलोकेटेड सेल्स हैं। ये जो कलरिंग है ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए, आपको सॉल्यूशन निकालते वक्त ऐसा कुछ नहीं करना, ये सिर्फ इंडिकेशन पर्पस के लिए है। तो यहाँ पर जो नॉन एलोकेटेड सेल्स हैं हमें उनकी वैल्यूज लिख देनी है, जैसे 15, 17, 18, 16, 17, 20, और हमारी जो बन जाएंगी इक्वेशंस। इसी तरह U और V हम आगे लिख देंगे और वो डिपेंड करेगा उस सेल के एड्रेस के ऊपर। जैसे पहला हमारा सेल है 15, तो यानी कि वहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वहाँ पे फर्स्ट रो है तो U1 हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम है तो V1 हो जाएगा, तो U1 और V1 आ जाएगा हमारी पहली इक्वेशन के अंदर। इसी तरह से हम बाकी सारे के सारी इक्वेशन के अंदर हम U और V की वैल्यूज को लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सारे U और सारे V की वैल्यूज मालूम है क्योंकि हम स्टेप 1 में ये काम कर चुके हैं। स्टेप 1 में जो भी वैल्यूज आई हमारी U और V की वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और एक वैल्यू निकाल देंगे हम हर इक्वेशन की। तो हमारे पास जब हमने ये काम कर दिया तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं सेकंड स्टेप की हर इक्वेशन की, जैसे यहाँ पे 4, 8, 8, 2, 6, 10 सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम बात कर रहे हैं आंसर की। तो यहाँ पे लिखा है सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ CIJ माइनस UI प्लस VJ कम्स आउट टू बी पॉजिटिव हैंस आवर इनिशियल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर हमारी यहाँ पर सेकंड स्टेप में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमल है, उसको हम फर्दर इंप्रूव नहीं कर सकते। जो हमारा 170 वो आंसर है वो बेस्ट आंसर है, उसको हम फर्दर इंप्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा जो है
इस क्वेश्चन का काम जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी भी सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे में वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उस केस में जो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब हम उस सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अगर यहाँ सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो हमारा काम ख़त्म, हमारा बेस्ट आंसर जो निकाला था वही हमारा बेस्ट आंसर है। लेकिन एक भी नेगेटिव वैल्यू है तो हम उसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना होगा ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।